अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज 6.2। एक्सरसाइज 6.2 में हम यूज़ ऑफ लेटर्स टू रिप्रेजेंट नंबर्स को पढ़ेंगे कि हम नंबर्स को किस तरह लेटर्स के ज़रिए रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम अरिथमेटिक के बारे में पढ़ेंगे। इन अरिथमेटिक न्यूमरल्स सच एज 1 2 3 4 एंड सो ऑन आर यूज्ड विद ईच न्यूमरल हैविंग अ फिक्स्ड वैल्यू। अरिथमेटिक में हम नंबर्स को इस्तेमाल करते हैं जिनकी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल 5 + 8 इज इक्वल टू 13 मीन्स द सम ऑफ 5 एंड 8 इज इक्वल टू 13। 5 को जब हम 8 में ऐड करें तो हमारे पास 13 ही आएगा और इसके अलावा कोई भी दूसरा आंसर नहीं आ सकता। तो इससे हमें पता चलता है कि ये 5 और 8 फिक्स्ड हैं। इसी तरह 13 - 6 इज इक्वल टू 7 मीन्स दैट द डिफरेंस ऑफ 13 एंड 6 इज इक्वल टू 7। और जब हम 13 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 7 ही आएगा। इसका मतलब है कि 13 6 हमारे पास फिक्स्ड वैल्यूज़ हैं और इनका हमेशा फिक्स्ड ही आंसर आएगा जो कि 7 ही होगा। इन अलजबरा अ लेटर कैन सिंबलाइज एनी न्यूमेरल और एनी वैल्यू असाइंड टू इट। जबकि अलजबरा में कोई भी लेटर किसी भी न्यूमेरल या वैल्यू को रिप्रेजेंट सिंबलाइज करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल a + b इज इक्वल टू c means the sum of two numbers are represented by a and b and is equal to c। a + b is equal to c का मतलब हुआ कि हमारे पास a और b दो नंबर्स का सम है जो कि किसी c के इक्वल होगा। तो यहाँ पे a b c जो हैं वो फिक्स्ड नहीं है, इनमें हम कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास कोई भी आंसर आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम a2 पुट करेंगे और b3 तो हमारे पास जो आंसर होगा वो 5 आएगा। लेकिन अगर ए हम 4 पुट करें और बी 6 तो हमारे पास आंसर 10 आएगा। इसीलिए ये फिक्स्ड वैल्यूज़ नहीं है। इसको हम अलजबरा में इन वैल्यूज़ को इस्तेमाल करते हैं, लेटर्स के ज़रिए हम रिप्रेजेंट करते हैं कोई भी न्यूमरल्स या वैल्यूज़ को। इसी तरह है c - a इज इक्वल टू b मीन्स द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय c - a इक्वल टू b। इसका मतलब है कि जब हम c में से a को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास कोई b वैल्यू आएगी। तो ये जो हमारे पास c a b हैं ये फिक्स्ड वैल्यूज़ नहीं है, ये हमारे पास अननोन वैल्यूज़। नेक्स्ट हमारे पास है वेरिएबल। अ वेरिएबल इज़ द सिंबल और लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट दैट रिप्रेजेंट्स अ क्वांटिटी द वैल्यू विच इज़ नॉट नोन। वेरिएबल एक ऐसा सिंबल या लेटर होता है इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स में से जो कि किसी एक क्वांटिटी की वैल्यू जो कि हमें पता नहीं होती उसको रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो ए बी एक्स वाई हम इनको कोई भी अल्फ़ाबेट को यूज़ करते हैं उस अननोन वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए। कांस्टेंट। अ कांस्टेंट इज़ अ क्वांटिटी हुज वैल्यू रिमेन्स अनचेंज्ड फिक्स। कांस्टेंट एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसकी वैल्यू सेम रहती है, कभी भी चेंज नहीं होती। फॉर एग्जांपल 4 3 और 5 3.1416 ये हमारे पास कांस्टेंट्स हैं, इनकी वैल्यूज़ फिक्स हैं, ये कभी भी चेंज नहीं होंगी। 4 हमेशा 4 ही रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है आइडेंटिफाई वेरिएबल एंड कांस्टेंट इन द गिवन एक्सप्रेशन। हमने वेरिएबल्स और कांस्टेंट को आइडेंटिफाई करना है जो भी हमें एक्सप्रेशन गिवन है। पहला एक्सप्रेशन हमारे पास है 7t + 2 इज इक्वल टू 9। इसमें से हमने वेरिएबल्स और कांस्टेंट को आइडेंटिफाई करना है। अब क्योंकि 7 2 और 9 हमें पता है कि न्यूमरल्स हैं, इनकी वैल्यूज़ फिक्स होती हैं तो ये कांस्टेंट में जाएंगे। और p क्योंकि अल्फ़ाबेट है ये हमारे पास वेरिएबल होगा। नेक्स्ट एक्सप्रेशन है 1/3 इंटू एक्स वाई। तो हमारे पास हमें पता है कि एक्स वाई अल्फ़ाबेट है तो ये हमारे पास वेरिएबल होगा और 1/3 एक फिक्स्ड वैल्यू है, ये हमारे पास कांस्टेंट होगी। नेक्स्ट एक्सप्रेशन है m+n+8। m और n हमारे पास लेटर्स हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के तो ये हमारे पास वेरिएबल्स होंगे और 8 एक फिक्स्ड न्यूमेरल है तो ये हमारे पास कांस्टेंट होगा। और नेक्स्ट एक्सप्रेशन हमारे पास है 2π + c। अब 2π जो है हमारे पास 2 भी कांस्टेंट है और पाई भी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है 3.14 तो ये भी हमारे पास कांस्टेंट होगी और c हमारे पास वेरिएबल होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस सिंबॉलिकली। पहला सेंटेंस है 4 टाइम्स अ नंबर m इज लेस देन 3, यानी कि 4 को किसी नंबर m से मल्टीप्लाई करें तो वो 3 से कम होगा, लेस देन 3 होगा।
4 इंटू एम इज़ लेस दैन 3। ये जो सिंबल है इसे हम लेस दैन का सिंबल कहते हैं। और 4 इंटू एम इज़ लेस दैन 3। नेक्स्ट हमारे पास है 3 टाइम्स द नंबर एन इज़ मोर दैन 25। 3 को किसी ऐसे नंबर n से मल्टीप्लाई करें तो वो 25 से बड़ा होगा। तो इसको हमने सिंबल में लिखना है सिम्बोलिकली। 3 इंटू एन इज़ ग्रेटर दैन 25। ये जो हमारे पास सिंबल है ये ग्रेटर दैन का सिंबल होता है, मोर देन। और क्योंकि 3 को हमने किसी नंबर n से मल्टीप्लाई करना है 3 इंटू एन, तो वो मोर देन होगा 25 के। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट ट्रू और फॉल्स। प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड 10 इज 30। प्रोडक्ट ऑफ 3 और 10 को हम लिखते होते हैं 3 इंटू 10 और इसका आंसर होता है 30। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट जो थी वो ट्रू है। नेक्स्ट हमारे पास है 7/9 प्लस 3 ग्रेटर देन 16। तो सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे। सिंस 7/9 प्लस 3 हमने इसका एलसीएम लिया तो 9 आया और ऊपर 9 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास आ गया 34/9। और 34/9 को जब हमने सोल्व किया तो हमारे पास आया 3.7778, जो कि 16 से बड़ा नहीं है, इसलिए हमारे पास जो स्टेटमेंट थी वो फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास राइट वैल्यूज ऑफ अननोन। सबसे पहला पार्ट है किसी अननोन वैल्यू को जब हम 18 में ऐड करें तो हमारे पास 36 आंसर आएगा। अब हमने अननोन वैल्यूज को फाइंड करना है तो लेट कर लिया कि x वो अननोन वैल्यू है और जब x को 18 में हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 36 आएगा। इसको हमने इस तरह लिख लिया और जब हमने 18 को इस साइड पर लेकर आए तो वो यहाँ पे ऐड हो रहा था, इस तरफ आकर सब्ट्रैक्ट होगा। 36 में से 18 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास 18 आंसर आ गया x का। और क्योंकि x हमारे पास अननोन वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा था तो हमारे पास जो अननोन वैल्यू आई वो 18 प्लस 18 आ गई। और जब इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास 36 आंसर आ जाएगा। पार्ट 2 है हमारे पास 3:5 प्रोपोर्शनल टू अननोन वैल्यू रेशो 10। हमारे पास ये एक्सप्रेशन गिवन है, हमने इस अननोन वैल्यू को फाइंड करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले लेट कर लेंगे ये जो अननोन वैल्यू थी वो y है। और नेक्स्ट टाइम में हमने रेशियो को ख़त्म करने के लिए फ्रैक्शन में लिख लिया टर्म्स को। 3/5 इज़ इक्वल टू y/10। जब हमने फ्रैक्शन में चेंज किया तो ये जो प्रोपोर्शनल था ये इक्वल के साइन में चेंज हो गया। अब हमने क्योंकि y के वैल्यूज़ को फाइंड करना है तो y के नीचे यहाँ पे 10 डिवाइड हो रहा था, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ। 3 इंटू 10/5। और जब इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास 5 6 8 36 आंसर आ गया अननोन वैल्यू y का। यानी कि हमारे पास जो अननोन वैल्यू थी वो 6 है। 3/5 इज प्रोपोर्शनल टू 6/10।